हम लेकर आए हैं नए साल में चाय पे चर्चा नई शख्सियत के साथ। नमस्कार, चाय पर चर्चा पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी चारोलिया। आज मैं आपको नई शख्सियत से मिलाने लेकर आई हूँ जिनका नाम है एडवोकेट दीपा तिवारी। नमस्कार दीपा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आपने बड़ा ही एम्बैरेसिंग करने वाला एक सवाल कर दिया है शुरुआत में ही जी। लेकिन देखिए, खूबसूरती का ऐसा है कि आपका नज़रिया खूबसूरत होना चाहिए तो आपको दुनिया खूबसूरत लगती है। आप लोगों की मदद करें, हंसमुख रहें जी। हर किसी के जीवन में आप एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए तो आपके अंदर वैसे ही निखार आता है। तो यही खूबसूरती का राज है और हम सभी खूबसूरत है। महिलाएं तो अपने आप में ही उनके अंदर एक खूबसूरती होती है। आपने वकालत की शुरुआत कैसे की? देखिए, मैंने अपनी वकालत की शुरुआत जब मैं स्कूली मेरी जीवन चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी, तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे वकालत की फील्ड में जाना है। और एक अंदर से शुरू से ही एक जज्बा रहता था कि क्या सही है और क्या गलत। तो मैंने स्कूल के बाद सागर यूनिवर्सिटी से ही अपने डॉक्टर हरि सिंह कौर यूनिवर्सिटी से ही मैंने 5 साल का LLB ऑनर्स कोर्स किया जी। और उसके बाद मैं दिल्ली गई। आगे की पढ़ाई मैंने अपनी वहाँ पे कंटिन्यू करी, साथ ही साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। तो कुछ ऐसा किस्मत रही मेरी कि मुझे बहुत स्ट्रगल ना करते हुए मुझे अच्छे कलीग्स, अच्छे सीनियर्स और सिखाने के लिए जो गुरु होते हैं, जो वकालत के प्रति आपको एक प्रेरित करते हैं, तो वो ऐसा मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता रहा और मैं आगे अपना काम जारी करती रही। इस फील्ड पे आपका कोई आइडियल रहा क्या? देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि कोई आइडियल रहा। हाँ। जब आप काम कर रहे थे तो जो मेरे सीनियर्स ही थे तो वही मेरे आइडियल रहे। जी। और किसी एक को आइडियल बनाना गलत होता है, या गलत भी नहीं कहूँगी, वो उस तरीके से आप नहीं उसको आइडियलाइज कर सकते क्योंकि हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं सागर जैसे शहर से दिल्ली गई थी बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ अपने घर में। तो एक समझ, एक गंभीरता इस प्रोफेशन को लेकर जब आप उस काम को करते हैं, करते करते जब आप अनुभव लेते हैं तब आपको समझ में आता है। और जब आप अपने गुरुजन रहते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं और वहाँ का जो माहौल रहता है, जब आप उसमें अपने आप को उतारते, तब्दील करते हैं तो फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि यार ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप ना जाने कितनी आवाज़ों को जो न्याय के लिए खड़े हैं लेकिन उन्हें कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप उनके लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि मैम, मैंने कई बार सुना है कि लड़कियों को वकालत करना सही नहीं रहता, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सवाल आपका जो है वो ये है कि लड़कियों के लिए वकालत सही नहीं है। सवाल ये थोड़ा सा आप इसे तब्दील कर सकते हैं। सही की जगह आप इसे रख लें कि उन्हें कितना घर से इस फील्ड में जाने के लिए सपोर्ट मिलता है। किस तरीके से लोग ये समझते हैं कि आप वकालत के पेशे में जब जा रहे हैं तो आपका जो संपर्क होगा वो अपराधियों से होगा, किस कई तरीके के आपके कैरेक्टर के लोग आपको टकराएंगे। तो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज तो हर क्षेत्र में रहती है। आप इसे वकालत में केंद्रित ना करें। अगर आप डॉक्टरी के प्रोफेशन में जाते हैं तो भी आपके लिए रहता है, आप किसी प्रशासनिक में जाते हैं तो मेहनत और कठिन परिस्थितियाँ आपको हर पेशे में झेलनी पड़ती है। हाँ, वकालत में मैं ये कहूँगी कि मैंने सागर में नहीं करा है तो मुझे सागर में महिलाओं के लिए थोड़ा सा उतना माहौल नहीं लगता है कि वो आगे आके उतना वकालत करती होंगी, या यहाँ पे मैंने उतनी महिला वकीलों को उतना एक्टिव नहीं देखा है। जी। तो ठीक है, समय के साथ परिस्थिति अब बदलेंगी। जी। अब तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, तो एडवोकेसी में भी आएंगी, ये उम्मीद है। नए कानून का क्या है मैम? देखिए, नया कानून जो है वो हम सब ने सुना होगा कि वो 1 जुलाई 2023 से देश में लागू हुआ है और उसको लाने का मकसद एक यही था कि पहले जो कानून बना था हमारा IPC CRPC एविडेंस एक्ट, जी, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से वो कानून चला आ रहा था। वर्तमान संगत जो उनमें धाराएं थी या जो सजाएं थी या और भी जो उसमें नियम कानून थे, प्रक्रियाएं थी जो कानूनी न्याय तक पहुँचने की, तो उन सब चीज़ों को आज अपन वर्तमान की स्थिति में देखें तो उन्हें बदला गया है। जी। बहुत सी धाराएं जो अब न्याय संगत नहीं थी उन्हें बदली गई हैं। महिलाओं को लेकर विशेष रूप से उसमें एक पूरा का पूरा अध्याय, एक चैप्टर दिया गया है। FIR को लेकर दिया गया है कि आपको FIR जो है वो आपको 0 FIR आप कहीं भी फाइल करवा सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह क्राइम हुआ है आप उसी पुलिस स्टेशन में FIR करवाएं। आप 0 FIR करवाएं, आपको उसकी कॉपी मिलेगी। और समय समय पे जो इन्वेस्टिगेशन में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो प्रोग्रेस हो रही है, वो आपको दी जाएगी, उसके बारे में जानकारी। तो ये सब चीज़ें हैं जो पहले
एक टैग लाइन बता दूं जी कि दंड से ज्यादा न्याय करने पे जोर दिया गया है। तो नया कानून एक तो सबसे बड़ी चीज इसमें ये है। साइबर अपराध जो आजकल बहुत ज्यादा आप सुनने में आ रहे हैं कि मतलब अखबारों में ही हम देखते हैं डिजिटल अरेस्ट है, फोन के जरिए आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे वीडियोस बनाए जाते हैं। युवा आजकल कितने साइट सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो क्राइम को कहीं ना कहीं उसमें बढ़ावा भी मिलता है। AI जनरेशन शुरू हो गया है, तो उसको भी लेकर हमारा जो नया साक्ष्य अधिनियम जो आया हुआ है उसमें भी हमने अब व्हाट्सएप में जो मैसेजेस होते हैं या आपके जो सोशल मीडिया पे रील आपकी जो वायरल कर जा रहे हैं या आपका फेस चेंज करके उसको या आपसे OTP वगैरह जनरेट करके मांग कर, तो इस तरीके के नियमों को भी अब उसमें एविडेंस के रूप में लिया गया है। पहले ये नियम ऐसे नहीं थे। एसिड अटैक, छेड़छाड़, इन पर क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए, एसिड अटैक पहले 2013 के पहले तो गंभीर अपराधों की श्रेणी में भी नहीं आता था लेकिन जब समय रहते हमने ये देखा कि एसिड अटैक सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करता है। उनका पूरा जीवन ही उस अटैक में, जब आपका फेस, आपके चेहरे का कोई हिस्सा इतना खराब हो जाता है कि आप खुद को देख के जब डरने लगते हैं। तो जब सरकार ने इस चीज़ पे गौर किया, ध्यान दिया, तो 2013 के बाद IPC में 326A और B करके एक धारा जोड़ी गई जिसमें कठोर सजा का प्रावधान किया गया। उसके बाद अब हमारा जो नया कानून आया है उसमें 124 और धारा 125 में उसको कानून को लेकर आए, क्योंकि कुछ धाराएं हमारे नए कानून में IPC जो भारतीय दंड न्याय संहिता जो है उसमें हमने रिपील करा है, कुछ संशोधन करे, तो अब वो धाराएं 124 और 125 में आ गई है, जिसमें सजा के रूप में कम से कम 7 साल से आपको जीवन भर का कारावास भी हो सकता है। और इसमें एक गौर करने वाली बात ये है कि आपने अपराध को कायम कर दिया है, अपराध कर दिया है, वो तो एक सजा उसके लिए आपके हो ही जाती है कि वो तो एक सजा के लायक आपने कृत्य कर ही दिया है। अगर आपने ऐसे किसी कृत्य को करते का प्रयास भी किया है तो उसके लिए भी प्रावधान बनाया गया है कि आपको ऐसे अपराध को करने की कोशिश के लिए भी आपको सजा मिलेगी। जैसा कि आपने कहा कि फैसला सुनाने की कोई समय सीमा अवधि होती है बिल्कुल, किसी भी अपराध में? बिल्कुल होती है। पहले देखिए, जो नए कानून अभी आए हैं ये बहुत सारे जो आपके सवाल हैं, इसी में मैं आपको नए कानूनों की जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि क्या मंशा थी लाने की। पहले देखिए, पहले केसेस चल रहे हैं, हियरिंग हो रही है, सुनवाई हो रही है, मुवक्किल परेशान हो रहा है, बार बार कोर्ट जा रहा है, आपका समय और धन उसमें खर्च हो रहा है, लेकिन न्याय के लिए वो उसको बिल्कुल वो इतना इंतजार हो गया कि उसका खुद का भी धैर्य खत्म होने लगता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये नियम आया है कि जब आप फर्स्ट हियरिंग करते हैं, फर्स्ट हियरिंग से विद इन 60 डेज, आपकी पहली सुनवाई से विद इन 60 डेज आपको फैसला देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तक अगर आप अपील कर रहे हैं तो आपकी 3 साल के अंदर आपको पूरी सुनवाई, पूरी केस का जो आखिरी निर्णय है वो 3 साल के अंदर आप देंगे। और जो आपका आखिरी सुनवाई होती है, जो लास्ट हियरिंग होती है, उसमें आप फैसला सुनाते हैं, मैक्सिमम 45 दिन का आप उसमें समय सीमा रख सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ देखिए, एक अपने यहाँ क्या प्रक्रिया है न्याय की कि जो हम अपनी लीगल भाषा में कहते हैं ऑडियो अल्टर पार्टी, मतलब आपको दोनों पार्टीज को सुनना है। तो बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं, कभी सुनवाई नहीं हो पा रही, नहीं कभी कोई एक पार्टी नहीं आती, कभी जज अपने ही पर्सनल किसी कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं आ पाते। लेकिन हाँ, अब ये हो गया कि अगर आपने अपील की सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा रहे हैं तो 3 साल का आपका सीमा है, जिस सीमा में आपको वो केस पूरा निर्धारित आपको डिसाइड कर देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक टैग लाइन है कि दंड नहीं न्याय की ओर अब हम जोर दे रहे हैं, तो वो इस जो समय सीमा निर्धारित अब की गई है जो नए कानून में, तो हम जरूर इस गोल को अचीव करेंगे इसमें आगे। जैसे कि मैम, बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं, इतने सारे कानून बनाने के बावजूद भी, तो ये बाल विवाह क्यों नहीं रोक रहे हैं? देखिए, बाल विवाह रोकने का कारण सिर्फ अपन इसको कानून से ना जोड़े। हमारे देश में दी गई है मुफ्त शिक्षा का अधिकार, जो कि किस कक्षा तक दी जाती है? 8वीं। बच्चियों को, जब बच्चियां 8वीं के बाद दूसरे स्कूल में जाती हैं, कई बार उनको स्कूल की दूरी रहती है, कई बार माँ बाप को उनकी सुरक्षा का खतरा होता है, कई बार उन्हें आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वो बच्चियों को आगे शिक्षा में बढ़ावा दे पाए। तो उस चीज़ का उनको सॉल्यूशन क्या लगता है कि इनकी सुरक्षा, इनकी जिम्मेदारी से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है इनकी शादियाँ करना। ये हम सब जो शहरवासी हैं, जो हम नागरिक हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब कहीं
कहीं इस तरीके की हमको घटना, इस तरीके का वाकया सुनने में आता है या पता चलता है, तो आप उसको एक जो संबंधित अधिकारी होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं या हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, आप उधर पे फ़ोन करें। देखिए 1098 और डायल 100 तो सबको ही पता है, ये तो बेसिक है जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, ये आप उनको बताइए, वहाँ पे सूचित करिए, वो आके ज़रूर मदद करें। लेकिन बाल विवाह को रोकने में सबसे मुख्य जो चीज़ है वो देखिए, मैं अपराध से ज़्यादा इसको ये कहूँगी कि लोगों में जागरूकता नहीं। लड़कियों के मसले जब सुलझाने हो तो एक सबसे बड़ा उनको सॉल्यूशन ये लगता है कि इनकी शादी कर दो, ये अपने घर जाएं और ये वहाँ सुरक्षित है, अपना जीवन यापन करें। तो ये कारण है एक बाल विवाह का। दहेज प्रथा के लिए अब इतने कानून बनाए गए हैं, फिर भी दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, दहेज प्रथा वैसे मुझे लगता है वर्तमान समय में हम इतने शिक्षित हो चुके हैं कि हम सभी अपने पैरों पे खड़े हैं, तो मुझे लगता है जब वर वधू पक्ष परिवार से ज़्यादा अब वर वधू अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दहेज जितना लेना अपराध है उतना देना भी अपराध है। अगर वर पक्ष आपसे डिमांड कर रहा है तो वधू पक्ष का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी लड़की की प्रतिभा पर विश्वास करते हुए इस बात को, ऐसे डिमांड्स को नकारें और उसे जहाँ सही जगह सूचित करना चाहिए ऐसे अपराधों को रोकने के लिए, ताकि वो समाज में भी प्रेरणा बने, तो वो वहाँ पे उसको खबर करनी चाहिए, सूचित करना चाहिए। तो ये दो पक्षीय कोई भी अपराध होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ये समाज में विडंबना है कि हम ये डरते हैं कि हमारी बेटी को अगर हम इतना दहेज नहीं देंगे, इतना पैसा नहीं देंगे तो उसकी शादी नहीं होगी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसलिए नहीं रुकती। कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है समाज को अपराध विहीन बनाने का। जैसे कि आपने कहा, जैसे दहेज में दोनों पार्टियों का वो होना चाहिए, तो फिर एक ही पार्टी पे क्यों केस दर्ज किया जाता है? देखिए, केस दर्ज ये मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2022 में जजमेंट दिया था कि जो प्रताड़ना और घरेलू हिंसा और दहेज के से संबंधित जो केसेस हैं उसमें एक नियम उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो पति के परिवार के लोग आप उसमें उनको बिना किसी कठोर प्रूफ के, सबूत के, आप उन्हें उसमें नहीं उनको इन्वॉल्व कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है और ये कहीं ना कहीं अदालतों में जजेस भी इस बात को जोर देते हैं कि 498 जो पहले 498 अब बहुत उससे चला आ रहा है, तो ये सबकी जुबान पे 498 एक है, लेकिन देखिए ये कानून बनाए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे, झूठे केस में आप अगर फंसाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन महिलाओं का भी अधिकार मार रहे हैं जो वाकई में प्रताड़ित हैं, जो कि फिर समाज या पुरुष वर्ग खासतौर से कहना चाहिए वो इस तरीके से सोचता है कि ये जो कानून है ये सिर्फ महिलाओं को बचाने के लिए, पुरुष को कहीं ना कहीं या उनके परिवारजन को प्रताड़ित करने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखिए, अभी तो हमारे नए कानून में अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जो भी चार्जशीट फाइल होना, इन्वेस्टिगेशन, इन सब के नियम अब चेंज हो गए हैं, कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे भी। लेकिन मेरा मेन संदेश ये है कि आप अपने ऊपर प्रतिभा रखिए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, उसकी आप ज़रूर कंप्लेन करें, शिकायत करें, लेकिन अननेसेसरी आप अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए जो कदम उठाते हैं वो गलत है। आपका युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? मेरा युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि देखिए, आप देश का भविष्य है, अपने आप को शिक्षित करें, नए अवसरों के लिए आप अपने आप को आगे लाएं, नए कौशल विकास को आप सीखें, स्किल डेवलपमेंट जो होता है उसको आप सीखें और अपने आप को इस प्रतियोगिता में मत रखिए कि आप दूसरों से बेहतर हैं। आप बेहतर हैं, इतना आप में काफ़ी होना चाहिए। युवा तो देश के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है, हमारे पास तो कितने सारे प्रेरणा हैं, खेल में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, फिल्मों की कला के क्षेत्र में है, आपके पुराने नृत्य, संगीत, सबको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं आप देखें तो देश का युवा ही आगे आ रहा है। आज वो सोशल मीडिया में भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं तो एक अच्छा आप उसमें कुछ काम करें जिसमें देश का नाम आप रोशन करें, अपने शहर का, समाज का नाम रोशन करें, बाकी युवाओं को, अपने उम्र के लोगों को आप एक अच्छा संदेश दे पाएँ। तो मेरा यही उनके लिए एक ओपिनियन है। दीपा जी, शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू।
थैंक यू शालिनी जी, आपको और आपके चैनल को जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। तो अभी आप मिल चुके हैं दीपा तिवारी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करती हैं और सागर जिले की निवासी हैं। अगली बार नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।